रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 29। काशवी घर वापस आती है। वो दिया के पास जाती है जो इस वक्त किचन में काम कर रही थी। काशवी ने दिया से पूछा, दिया क्या आदित्य जी घर वापस आ गए? नहीं, जब से भैया घर से बाहर गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं। ओह ठीक है। काशवी अपने कमरे में जा रही थी तभी उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई, काशवी कहाँ जा रही है बेटा? जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथ तो 2 पल भी नहीं बैठी। काशवी उनके पास वापस आती है। सॉरी माँ, इतना बिजी हो गई थी ना, लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब मैं सबके साथ वक्त बिता आऊंगी, अब किसी को भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ममता जी ने कहा, क्या बात है बेटा, मैं जब से आई हूं तब से देख रही हूं तू बहुत परेशान है, अपनी माँ को नहीं बताएगी अपनी परेशानी? माँ, जिंदगी में परेशानी है तो आती है, लेकिन उसे लेकर थोड़ी नहीं मैं बैठ सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहती हूँ। परेशानी में रहकर एक पल का भी समय मैं बर्बाद नहीं करूंगी। इसलिए देखिए आपको मेरे चेहरे से क्या लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? देखिए मैं कितनी खुश हूँ, और मुझे ये गुस्से और दुख में अपने एक भी समय बर्बाद नहीं करना है। और माँ, मैं आपके साथ वक्त जरूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आप सबके साथ वक्त बताऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात के 10 बजे आदित्य घर वापस आता है। जब वो कमरे में आया, काशवी कमरे में नहीं थी, इसलिए वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो कुछ देर बाद वो वापस आता है। उसने देखा काशवी सोफे पर बैठी थी। काशवी आदित्य के पास आती है। कहाँ थे सुबह से आप? इतनी देर लगा दी घर आने में। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है घर पर? आदित्य को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा, अभी सुबह तक तो वह से गुस्सा थी। आदित्य ने कहा, काशवी तुम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रही हो? सुबह तक तो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझसे नाराज नहीं हो। हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। काशवी आदित्य के गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहती है, तो अगर मैं आपसे गुस्सा थी तो आप घर वापस नहीं आएंगे। आप जानते हैं ना, आपको थोड़ी सी भी देर हो जाती है, बस मेरी आंखें आपको ढूंढने लगती है, आपकी फिक्र होने लगती है मुझे। काशवी का इस तरीके से उससे आराम से सवाल करना आदित्य को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो जवाब देते हुए कहता है, वो आज कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए देर हो गई। अच्छा चलिए खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना रूम में ले आए। आज आप सुबह से ही घर से बाहर थे ना, काफी थक गए होंगे और भूख भी तो लगी होगी। चलिए अब खाना खा लीजिए। काशवी, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हूं जो कि मैंने तुम्हारे साथ किया? आदित्य जी, मैं कभी आपसे ज्यादा देर तक गुस्सा हो सकती हूँ क्या? हाँ गुस्सा थी और अभी भी आप पर गुस्सा हूँ, लेकिन गुस्सा होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं आपसे प्यार करना छोड़ दूँ, आपका ख्याल रखना छोड़ दूँ। काशवी, मैंने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारा अबॉर्शन करवा रहा था, और उसके बावजूद तुम ऐसे कह रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ तो मैंने कहा ना, मैं आपसे गुस्सा हूँ, और हाँ मैं कभी भी अपना एबॉर्शन भी नहीं करवाऊंगी, और ना कभी आपसे प्यार करना भी नहीं छोड़ूंगी। अब आप बाकी सारी बातें छोड़िए, रात के 10:30 बज रहे हैं, जल्दी से खाना फिनिश कीजिए। आदित्य जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसने देखा खाने में सारी चीजें उसके पसंद की ही थी। आदित्य एक बार फिर से काशवी की तरफ देखता है। काशवी ने कहा, देख क्या रहे, खाना खाइए। आदित्य खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद काशवी ने कहा, आदित्य जी बालकनी में चले। काशवी उसका हाथ पकड़कर बालकनी में लाती है। बालकनी में सोफा रखा था जिसमें काशवी आदित्य को बैठा देती है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाती है। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। काशवी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आदित्य जी कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी हवाएं, चमकते सितारे, और आपका साथ, कितना खूबसूरत पल है ना ये। और ये कहकर वो आदित्य की तरफ देखती है। आदित्य भी उसकी तरफ ही देख रहा था। काशवी अपना सर धीरे से आदित्य के कंधे पर रख देती है और अपने हाथ आदित्य की पीठ पर। आदित्य जी, आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा था, और आपका गुस्सा, हमारी वो लड़ाई, तब आप मुझे कितने नापसंद थे। आदित्य भी अपनी और काशवी की मुलाकात याद करता है। सारी पुरानी बातें याद करके उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तब मैंने कभी नहीं सोचा था वो पहली मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन जाएगी। जिस इंसान से मैं इतना दूर भागती थी, कभी नहीं सोचा था एक ऐसा दिन भी आएगा कि उसके बगैर एक पल भी रहना मुश्किल हो जाएगा। आदित्य भी काशवी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। आदित्य ने कहा, काशवी ठंड बहुत बढ़ रही थी,
अब हमें अंदर चलना चाहिए। काशवी आदित्य कमरे के अंदर आ जाते हैं। काशवी अपने सर को उसके कंधे पर रखकर उसके और करीब होकर लेट जाती है। आदित्य काशवी की तरफ ही देख रहा था। कुछ देर में काशवी सो जाती है और उसकी तरफ देखते देखते आदित्य भी सो जाता है। सुबह का वक्त आदित्य तैयार हो रहा था। वो शीशे के सामने अपने बाल सेट करने के बाद पीछे मुड़ता है अपना ब्लेजर उठाने को। उसने देखा काशवी के सामने खड़ी है। काशवी के हाथों में ब्लेजर था। काशवी नजरों से उसे घूमने का इशारा किया और आदित्य फिर से शीशे की तरफ देखने लगा। काशवी उसकी ब्लेजर पहनने में मदद करती है। ब्लेजर पहनाने के बाद आदित्य दोबारा उसकी तरफ घूमता है। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। काशवी आदित्य का चेहरा अपने हाथों में थामती है और अपने पंजों के बल खड़े होकर अपना चेहरा आदित्य के चेहरे के और करीब लाती है और उसका सर झुकाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है, जिससे काशवी और आदित्य की दोनों की आंखें बंद हो जाती है। वो वापस पीछे आती है और कहती है, जल्दी आइएगा, कल की तरह देर मत कीजिएगा। आदित्य मन में कहता है, काशवी तुम्हारा गुस्सा मुझे इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना तुम्हारा इस तरीके का नॉर्मल बिहेवियर मुझे परेशान कर रहा है। आदित्य भी काशवी को बाय बोलकर चला जाता है। 1 महीना गुजर चुका था। आदित्य काशवी का ध्यान रखता था। जब वो घर में नहीं भी होता था तब भी वो फोन करके उसे उसकी दवा लेने को और खाना टाइम से खाने को याद दिलाता रहता था। काशवी को बंदूक चलाने की आवाज आती है। वो कहती है, बंदूक चलाने की आवाज? आदित्य जी तो घर पर नहीं है, तो फिर ये कौन है? वो गार्डन में आकर देखती है तो रॉकेट अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रॉकेट के पास आती है। रॉकेट ने जब काशवी को देखा तो उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। भाभी, आप यहाँ पर? रॉकेट भैया, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ भाभी, कहिए ना। रॉकेट भैया, मैं 2-3 दिन से आपसे बात करना चाहती थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे बात स्टार्ट करूं, और वक्त भी नहीं मिल रहा था मुझे, लेकिन अब वक्त मिला है तो मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए उस बारे में। भाभी, आपको जो कहना है कहिए ना। रॉकेट भैया, मैं जानती हूं कि आप मुस्कान को पसंद करते हैं। रॉकेट उसके बात सुनकर हैरान हो गया। पता नहीं आप क्यों रुके हुए हैं। मुस्कान भी आपको बहुत पसंद करती है, आप जानते हैं ना। जब तक आप घर में रहते हैं तब तक वो बस आपके आगे पीछे घूमती रहती है क्योंकि वो अपने आप को आपके साथ महफूज महसूस करती है। आखिर आप उसके ब्लैक कमांडो है जिसने हर बार उसको संभाला है, जिसे वो अपना सुरक्षा कवच मानती है। रॉकेट काशवी बातें सुन रहा था। उसने कहा, भाभी, मैं मुस्कान को पसंद तो करता हूं लेकिन अभी उसकी जो हालत है वो किसी रिश्ते को समझने के लायक नहीं है। अगर मैं उसे अपनी फीलिंग बताता भी हूं तो वो कभी मुझे समझेगी ही नहीं। भैया, मुस्कान जिस दौर से गुजर रही है उस वक्त उसे किसी की जरूरत है और वो जरूरत आप हो भैया। आपका प्यार और आपकी केयर मुस्कान को ठीक कर देगी। और जो पोस्ट में उसके साथ हुआ है, उसके घाव आज तक उसके जिस्म और उसकी आत्मा पर गहरे हैं, जिनका सिर्फ प्यार और केयर ही मरहम है। मैं समझ सकती हूँ कि प्यार कुछ भी कर सकता है। ये बात मुझे सिर्फ पहले बातें ही लगती थी, लेकिन जब से मुझे आदित्य जी से प्यार हुआ है तब से मैंने खुद ही महसूस किया है कि आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, कितने भी परेशानी ने आपको जकड़ कर रखा हो, लेकिन अगर आपको एक सही जीवन साथी मिल जाता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, आपके लिए कुछ भी कर सकता है, तो जिंदगी भी खूबसूरत लगती है और सारे जख्मी भी वक्त के साथ ठीक होने लगते हैं। लेकिन भाभी, आप अचानक से ये सारी बातें मुझसे क्यों कह रही है? रॉकेट भैया, मैं चाहती हूँ आप मुस्कान से शादी कर लीजिए। इस तरीके से आप उसके और करीब आ पाएंगे और वो अपनी तकलीफ भी जल्दी भुला पाएगी। भैया, वो आपको अपनी जिंदगी में चाहती है और आप उसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जब आप एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों रुके हुए हैं? भाभी, मैं मुस्कान से इस बारे में बात करता हूँ, फिर ही आगे कुछ मैं सोच पाऊंगा। भैया, आप बात मत करिए, मैं मुस्कान से बात करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एक लड़की होने के नाते मैं उसे ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूँ और उसे जान भी सकती हूँ। काशवी मुस्कान के कमरे में उसके पास आती है। मुस्कान, उसने मुस्कान को बुलाया। मुस्कान उसे अपने पास देखकर अपने कान से हैंड फ्री हटाती है। मुस्कान, मुझे तुमसे बात करनी है। मुस्कान ने कहा, काशी दीदी, क्या बात करनी है? मुस्कान, चाहती हो ना कि तुम्हारी भी बाकी लड़कियों की तरह शादी हो, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे से कपड़े पहनने को मिले, डांस करने को मिले। मुस्कान ने खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी जब पहले शादी हुई थी तो मेरा पति मुझे बहुत मारता था। मैंने दोबारा शादी होगी तो फिर से मेरा पति मुझे मारेगा। अश्विनी उसके गाल पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, नहीं मुस्कान, ऐसा नहीं होगा।
अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे ब्लैक कमांडो से करवाऊंगी और वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुस्कान उसकी बात सुनकर खुश हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, सच में मेरी शादी ब्लैक कमांडो से होगी? वो तो कितना अच्छा है, मैं तो उसे बहुत पसंद करती हूँ। कास्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम हमें कितना पसंद करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हारी शादी उनसे करवा रही हूँ। लेकिन मेरी शादी कब होगी? मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को कब मिलेंगे? मुस्कान ने अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा। बहुत जल्द, काशवी ने कहा। तुम अपनी मूवी देखो, मैं चलती हूँ। ओके, उसका नेका, और उसने दोबारा से हैंड फ्री अपने कान में लगा ली और वो मूवी देखने लगी। काशवी हॉल में आती है। इस वक्त हॉल में सभी लोग थे। पुष्पेंद्र जी, ममता जी, रिहान, रॉकेट और दिया। काशवी उन सब के पास आती और कहती है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। हाँ बताओ, पुष्पेंद्र जी ने उससे कहा। काका, मैं बहुत दिनों से आप सबको बताना चाहती थी, लेकिन सही वक्त नहीं मिला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सच ज्यादा दिन तक आप लोगों नहीं छुपा पाऊंगी, और अब आप सबको ये बात पता होनी चाहिए। रिहान ने कहा, भाभी कौन सी बात, क्या बात है जो आप हमसे कह नहीं पा रही है? रिहान, हमारी फैमिली में अभी एक सदस्य और जुड़ने वाला है, एक मेहमान और आने वाला है। काशवी की ये बात सुनकर सबके चेहरे के लिए ऑप्शन बदल जाए, जैसे वो जानना चाहते हो कौन, लेकिन दिया समझ गई काशवी क्या कहना चाहती है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, इस घर में कोई आने वाला है। कौन? हाँ भाभी बताइए ना, कौन आ रहा है? काशवी ने रिहान से कहा, अभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ महीनों बाद जरूर आने वाला है। रिहान ने कहा, जब कुछ महीनों बाद आने वाला है तो आपने अभी से इतना शोर मचा कर क्यों रखा है? रिहान, क्योंकि यह मेहमान बहुत ही स्पेशल है। रिहान, तुम और रॉकेट भैया चाचा बनने वाले हो, और काका आप दादा बनने वाले हैं, और माँ आप नानी। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। ममता जी के हाथ इस वक्त उनके मुंह के ऊपर थे। उन्होंने अपने हाथ हटाए और खुश होते हुए कहा, सच में काशवी, तू सच कह रही है ना, मैं नानी बनने वाली हूँ। पुष्पेंद्र जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, हमारे अदित्या की संतान, इस घर का सबसे नन्हा मेहमान। हम बता नहीं सकते काशवी, हम कितने खुश हैं, तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। रिहान ने कहा, भाभी मैं चाचा बनने वाला हूँ, मतलब भैया पापा बनने वाले हैं। भाभी, इतनी बड़ी खुशी की बात है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आज तो मेरा डांस करने का मन कर रहा है। रॉकेट, तू जल्दी से ढोल वाले को बुला, आज घर में जश्न होगा। पुष्पेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल, और आज तो हम भी जमकर नाचेंगे। आज बहुत दिन बाद हमने इतनी बड़ी खुशी सुनने को मिल रही है। काशवी उन सब की खुशी देख सकती थी, वो बहुत खुश थी उन सबको खुश देखकर। उसने कहा, लेकिन मुझे आप लोगों से कुछ और भी कहना था। दिया ने कहा, कुछ और भी कहना था? अब क्या कहना है तुझे? जो कहना तो वो तो तूने कह दिया ना, तो यही तो बताना चाहती थी ना सबको। नहीं दिया, मुझे आप लोगों से एक और बात कहनी है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, अब जल्दी भी बताओ काशवी, क्या कहना है? काका, रॉकेट भैया और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते हैं, और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से सब हैरान हो गए। दिया को भी ये बात नहीं पता थी। वो भी हैरानी से काशवी को देख रही थी, और रिहान भी रॉकेट की तरफ देख रहा था, और रॉकेट ने इस वक्त अपना सर नीचे करके रखा हुआ था। पुष्पेंद्र जी ने रॉकेट से पूछा, रॉकेट, क्या काशवी सही कह रही है? उनके पूछने पर रॉकेट अपना सर उठाकर उनकी तरफ देखता है और हल्के से अपना सर हाँ में हिलाता है। उसके पास उनका पुष्पेंद्र जी मुस्कान की तरफ देखते हैं, जो सबको बहुत मासूम नजरों से देख रही थी, लेकिन वो कुछ डरी सहमी सी भी खड़ी थी। पुष्पेंद्र जी उसके पास आकर खड़े होते हैं और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने अपना सर नीचे क्यों क्यों किया हुआ है? हमारी तरफ देखो। रॉकेट उनकी तरफ देखता है। रॉकेट, हमें लगता है कि तुम्हें मुस्कान से शादी करनी चाहिए। तुमसे बेहतर मुस्कान को कोई नहीं संभाल सकता, और तुमसे अच्छा जीवन साथी उसके लिए कोई हो भी नहीं सकता। अगर वो आज खुश है तो तुम्हारी वजह से। काशवी ने कहा, हाँ काका, हम इनकी शादी जल्द से जल्द करा देते हैं। मैं तो कह रही हूं कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी करा देते हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा, लेकिन काशवी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? हमें आज ही तो पता चला है। रिहान ने कहा, और नहीं तो क्या भाभी, शादी में तो कितने सारे काम होते हैं, इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? दिया ने कहा, शादी में कितनी सारी तैयारियां करनी होती है, शॉपिंग करनी होती, कितनी सारी रस्में होती है, और तू कह रही है कि अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं? पागल तो नहीं हो गई है तू? ओफो दिया, हम दोनों हैं ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे।
और हम दोनों ने मिलकर पहले में तो कितने सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और वो सब सक्सेसफुल भी रहे हैं। तुझे याद है हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी और अंकल आंटी की एनिवर्सरी की पार्टी हमने कितने अच्छे से प्लान की थी और सक्सेसफुल भी हुई थी। दिया ने कहा वो सब पार्टी थी काशवी और उसकी हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे, ये शादी है और इसके लिए तू सिर्फ 1 हफ्ते का समय कह रही है। रॉकेट ने कहा भाभी इतनी जल्दी शादी, कुछ दिन रुक जाते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं रॉकेट भैया, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए और आप वैसे भी बहुत देर कर चुके हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा अरे आदित्य तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। उनकी बात सुनकर काशवी दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर आदित्य खड़ा था। आदित्य काशवी की तरफ ही देख रहा था। वो तेज कदमों से चलते हुए काशवी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है। उसके इस तरीके से करने से सब उन्हें देखने लगे। आदित्य ने काशवी से कहा चलो मेरे साथ। उसने ये बात बहुत ही गुस्से से कही थी जो सब देख सकते थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी आदित्य काशवी का हाथ पकड़ते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा और काशवी भी उसके ऐसा करने से हैरान थी। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस आदित्य से अपने हाथ छुड़वा रही थी। आदित्य जी आप मुझे ऐसे क्यों लेकर आए हैं, क्या हो हुआ है? काशवी तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हो गया, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुमने नीचे क्या कहा? मैं तो रॉकेट भैया और मुस्कान की शादी की बात कर रही थी। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं मुस्कान और रॉकेट की शादी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमने घर वालों को क्यों बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो मैंने क्या गलत किया आदित्य जी? आज नहीं तो कल घर वालों को ये सच्चाई पता चलनी ही थी, तो मैंने अगर बता दिया तो क्या हो गया? 1.5 महीने हो गए हैं और मुझे ऐसा लगा कि घर वालों को इस बारे में पता होना चाहिए। आखिर सच जानना उनका हक है। काशवी मैंने मना किया था तुमसे कि तुम अपने प्रेगनेंसी के बारे में किसी को नहीं बताओगी, तो फिर तुमने क्यों बताया? क्योंकि मैं अब और नहीं छुपाना चाहती थी घर वालों से सच। मैं घर वालों के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी और आपने देखा ना, घर वाले सच जानकर कितने खुश हो गए। आदित्य ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा काशवी इसीलिए मैंने मना किया था कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं पता नहीं है। सब घर में कितना खुश है और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, ये बच्चा ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, तो उन सबको कितनी तकलीफ होगी। काशवी मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार वालों को तकलीफ हो। आज वो सब कितने खुश हैं और कल उन सब की खुशी दुख में बदल जाएगी जो कि मैं नहीं देख पाऊंगा। कासगंज उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा आदित्य जी क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों सबकी खुशी दुख में बदल जाएगी? जैसे आज सच जानकर सब खुश हैं, तो जब कल हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सोचिए वो सब ज्यादा खुश होंगे। काशवी हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मैंने पहले ही तुमसे कहा था और मैं बहुत दिन रुक चुका हूं, लेकिन अब मैं और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि अगर 2 महीने हो गए तो तुम्हारा एबॉर्शन भी नहीं हो पाएगा। आदित्य जी मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, मैं ये भी जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर कितनी तकलीफ में है और आप अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप मेरा एबॉर्शन क्यों कराना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। आदित्य काशवी की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा तुम्हें पता है? क्या पता है तुम्हें? आदित्य जी मुझे पता है कि मेरे ट्यूमर का ऑपरेशन करने के लिए मेरा एबॉर्शन होना बहुत जरूरी है। आदित्य के चेहरे के रंग ही बदल गए। काशवी की बात सुनकर उसने एक बार फिर हैरानी से कहा तुम्हें ये बात पता थी, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? आदित्य जी क्या फर्क पड़ता कि मुझे ये बात कैसे पता, फर्क इससे पड़ता है कि मुझे बात पता है। मैं जानती हूँ आपके लिए ये समय कितना मुश्किल है, क्योंकि आप चाहते थे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए, और अब जब वो कुछ महीनों बाद इस दुनिया में आने वाला है तब आप चाहते हैं कि वो ना आए, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मेरे लिए आपने सारी खुशियां कुर्बान कर दी अपनी। लेकिन आदित्य जी मैं चाहती हूँ ये बच्चा इस दुनिया में आए, आपको पिता बनने की खुशी महसूस हो। मैं आपको वो खुशी देना चाहती हूँ, आपकी फैमिली कंप्लीट करना चाहती हूँ। आदित्य आगे बढ़कर काशवी को अपने सीने से लगा लेता है। नहीं काशवी, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं चाहिए जो मुझे तुमसे अलग कर दे। मेरे लिए मेरी खुशी तुम हो मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है मेरे पास। मेरी जिंदगी में पहले तुम आई थी ना कि ये बच्चा। मेरे लिए मेरा पहला प्यार, मेरी प्रायोरिटी तुम हो, इसीलिए मेरी जिंदगी में पहले तुम्हारे मायने हैं। भगवान ने चाहा तो हम दोबारा माँ बाप जरूर बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, शायद अभी हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं है। आदित्य उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने सामने करता है। इसीलिए तुम्हें ये बच्चा अब अबॉर्ट करवाना ही होगा।
नहीं आदित्य जी, आप सोच भी कैसे सकते हैं, मैं मां हूं इस बच्चे की और एक मां अपने बच्चे को अपने हाथ से कैसे मार दे। आदित्य ने इस बार गुस्से से कहा। काशवी, मैं तुम्हें हर बार ये समझाते समझाते परेशान हो गया हूं। काशवी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका अपना बच्चा नहीं है। डीसीपी की शादी को भी 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसके नसीब में भी औलाद का सुख नहीं आया। नहीं होती है कुछ खुशियां किसी की किस्मत में, और तुम कह रही हो कि मां होने के नाते तुम अपने बच्चे को नहीं मार सकती, और तुम्हारी मां का क्या, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें पाला है पोसा है। जब तुम इस बच्चे के लिए इतनी परेशानी तो इस दुनिया में ही नहीं आया है, तो उनका तो तुमसे 25 सालों का रिश्ता है। वो कैसे तुम्हें अपने सामने खुद से दूर जाते हुए देख सकती है। तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र है, लेकिन अपनी मां की, मेरी इस परिवार की फिक्र नहीं है। जानती हूँ आदित्य जी, बहुत गुस्सा आ रही है आपको मुझ पर, और ये गुस्सा भी इसीलिए है क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और आपने जो कुछ भी अभी कहा वो सब सही है। माँ को तकलीफ होगी, बाकी सबको भी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आदित्य जी, जब भी फैसला लेने की बारी आएगी खुद की जिंदगी या अपने बच्चे की जिंदगी को चुनने का, तो मैं अपने बच्चे की जिंदगी ही चुनूंगी, ना कि खुद की। और मैं आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी, मैं तो अपने बच्चे के रूप में आप लोगों के साथ ही रहूंगी, आपके पास रहूंगी, हमारे प्यार की निशानी बनकर। आदित्य ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें काशवी, क्यों नहीं तो मेरी बात मान रही हो, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, क्यों नहीं मेरी बातों को समझने की तुम कोशिश कर रही हो। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, कितनी भी जिद क्यों ना कर लो, लेकिन मैंने भी फैसला ले लिया है कि ये बच्चा तो इस दुनिया में नहीं आएगा। मैंने भी फैसला ले लिया है आदित्य जी कि ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। मैं जा रही हूँ, वैसे भी शादी की बहुत सारी मुझे तैयारियां करनी है। काशवी जाने लगती है, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा से उसे अपने पास खींच लिया। काशवी, यहाँ हम दोनों में इतनी प्रॉब्लम है, हम लोगों की लाइफ में इतनी मुश्किल है, और तुम्हें मुस्कान और रॉकेट की शादी करवानी है। तुम जानती हो ना तुम्हारी हालत इस वक्त कितनी नाजुक है, फिर भी तुम्हें मुस्कान और रॉकेट की शादी करवानी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं आदित्य जी, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले मैं सबकी लाइफ में खुशियां बिखेर कर जाऊं। मैं अपनी नजरों के सामने सब अच्छा देखना चाहती हूँ। रॉकेट भैया मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, मुस्कान रॉकेट भैया के साथ खुश रहेगी। उन दोनों की शादी की वजह से घर में खुशियों का माहौल आएगा, कितना अच्छा लगेगा। शट अप, आदित्य ने कश्मीर की बाजू को मजबूती से पकड़कर और तेज आवाज में कहा, काशवी तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और आज फिर से तुमसे कह रहा हूं तुम कहीं नहीं जाओगी। काशवी ने भी उसकी आंखों में देखते बहुत प्यार से कहा, कौन जाना चाहता है आपसे दूर, मैं भी तो नहीं चाहती आपसे दूर जाना, लेकिन क्या करूं, सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता, वैसे मेरी जिंदगी भी मेरे हाथ में नहीं है। काशवी आदित्य का हाथ अपने बाजू से हटाती है। आदित्य बस काशवी को ही देख रहा था, एकदम स्तंभ होकर। काशवी कमरे से बाहर चली गई, और आदित्य की नजर अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। काशवी नीचे आती है, सभी लोग अभी भी हॉल में बैठे थे। पुष्पेंद्र जी ने कहा, काशवी क्या बात है आदित्य, तुम्हें इतने गुस्से में ऊपर क्यों लेकर गया था, सब ठीक तो है। काशवी ने कहा, काका मैंने रॉकेट भैया मुस्कान की शादी की बात अगले हफ्ते कही ना, इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा हो गए, क्योंकि मैं थक जाऊंगी, काम ज्यादा करूंगी, और आप जानते हैं ना सारा टाइम वो मुझे रोकते टोकते रहते हैं कि मैं अपना ख्याल रखूं, बस इसीलिए गुस्सा हो गए थे। ममता जी ने कहा, वैसे गुस्सा तो वो सही बात पर हो रहे थे, तुम सच में बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, और ये शादी का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार है। अरे शादी कुछ महीने बाद भी हो जाएगी जब तुम ठीक हो जाओगी। रॉकेट ने कहा, हाँ भाभी, आपने आज ही तो शादी की बात कही है, कुछ दिन रुक जाते हैं, मुस्कान को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। काशवी ने कहा, मैंने मुस्कान से वादा किया है कि उसकी शादी अगले हफ्ते ही होगी, मैं अपना वादा तोड़ूंगी नहीं, मुस्कान बहुत खुश है भैया, और इस बार मैं उसे दुखी नहीं करूंगी। काशवी ने मुस्कान की तरफ देखकर कहा, जो लॉकेट के बगल में खड़ी थी, मुस्कान तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द तुम्हारे ब्लैक कमांडो के साथ हो। मुस्कान ने खुश होते हुए कहा, हाँ काशवी दीदी, मुझे ब्लैक कमांडो से शादी करनी है, क्योंकि मैं ब्लैक कमांडो को बहुत पसंद करती हूँ, वो मेरा हीरो है। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है, और रॉकेट भी मुस्कान को बहुत प्यार भरी नजरों से देखता है। काशवी ममता जी के पास आकर बैठती है और उनका हाथ अपने हाथ में थाम कर कहती है, माँ अगर किसी को जल्दी ठीक होना है ना, तो उसकी सबसे अच्छी दवा होती है खुशियाँ। इंसान जितना ज्यादा खुश रहेगा उतनी जल्दी रिकवर करेगा। खुशियाँ तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देती है।
काशवी ने पुष्पेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, इसलिए काका मैं चाहती हूँ कि हम अगले हफ्ते ही रॉकेट भैया और मुस्कान की शादी कर दें। पुष्पेंद्र जी ने कहा, हम भी क्या कर सकते हैं, तुम तो जिद पकड़ कर बैठ गई हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो हम आज पंडित जी को बुला लेते हैं, उनसे एक सही मुहूर्त भी पूछ लेंगे और शादी की तैयारियां भी शुरू कर देंगे। रेहान ने कहा, लेकिन भाभी आप और दिया बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, मैं शहर का सबसे अच्छा वेडिंग प्लानर इन हायर करूंगा। दिया ने कहा, और हमने आज से शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पास ज्यादा मस्ती नहीं है, मुहूर्त और रीति रिवाज का काम आंटी देख लेंगी। आदित्य नीचे आता है। पुष्पेंद्र जी ने उसे देखकर कहा, आदित्य इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? काका मुझे काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, आदित्य ने बिना पुष्पेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, और बाहर निकल गया। काशवी भी उसे जाते हुए देख रही थी। रॉकेट ने पीछे से आवाज लगाते हुए काम, भाई रुके ना, मैं भी चलता हूँ। आदित्य ने कहा, नहीं रॉकेट, तुम्हारी एक हफ्ते बाद शादी है, तुम उस पर ध्यान दो, मैं ये काम खुद देख लूंगा। रेहान ने कहा, लेकिन भैया इतनी जल्दी में अब जा कहाँ रहे हैं? मैं चलता हूँ ना आपके साथ, रॉकेट ना सही तो मैं ही सही। आदित्य दरवाजे तक ही पहुंचा था, उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, नहीं रेहान, वहां बहुत खतरा है, हमें किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम यहाँ सबका ख्याल रखो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अपनी बात कहने के बाद वो घर के बाहर निकल गया। उसकी बात सुनकर काशवी का मन बहुत घबरा रहा था। वो मन में कहती है, ऐसा कहां पर जा रहे आदित्य जी जहां पर बहुत खतरा है, और आज मेरा मन इतना बेचैन क्यों लग रहा है? हे भगवान, आदित्य जी जहां पर भी जा रहे हैं उनकी हिफाजत करना। रात के 11 बजे बज गए थे। काशवी हॉल में टहल रही थी क्योंकि आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। आदित्य जी कहाँ रह गए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मन इतनी घबराहट हो रही है मुझे। लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा काशवी हॉल में बैठकर आदित्य का इंतजार कर रही थी। उसकी आंख लग गई थी। आदित्य का इंतजार करते करते रात के 1 बजे बज रहे थे। गाड़ी की आवाज आती है। जैसे ही काशवी को नींद में गाड़ी की आवाज आई, वो दौड़कर दरवाजे तक जाती है। आदित्य अंदर आ रहा था जब उसने सामने काशवी को देखा। काशवी आदित्य को देखकर हैरानी से कहती है, आदित्य जी ये सब क्या है, आपकी शर्ट में खून, आप ठीक तो है ना? काशवी आगे आती है और आदित्य को उसको कंधे सीने पर छूकर देखती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। उसने घबराते हुए फिर से पूछा, आदित्य जी बताइए ना क्या हुआ है, ये आपकी शर्ट में खून कैसा? आप ठीक तो है? आदित्य ने कहा, काशवी मुझे कुछ नहीं हुआ है। आदित्य जी जब आपको कुछ नहीं हुआ है तो ये खून आपकी शर्ट में क्या कर रहा है? काशवी ये खून के धब्बे हैं, मेरे नहीं किसी और के हैं। आपके नहीं है तो किसके हैं? तुम जानती हो काशवी, मेरे इस दुनिया में कितने दुश्मन हैं और मैं एक गैंगस्टर हूँ। तुम समझ गई होगी कि मैं ऐसा क्या करके आया हूँ जिससे खून के धब्बे मेरे शर्ट में लगे हैं। काशवी के बात सुनकर हैरान रह गई। उसने डरते हुए कहा, इसका मतलब आप किसी को मार कर आए हैं? हाँ, मार कर आया हूँ, क्योंकि उसका मरना बहुत जरूरी था। काशवी ने देखा आदित्य के हाथ से खून निकल रहा है। वो घबरा जाती है। वो आदित्य का हाथ पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी चोट देखकर कहती है, ये क्या आदित्य जी, चोट तो आपको भी आई है। चलिए रूम में चलिए, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी बताओ। काशवी, तुम रात के 1 बजे बज रहे हैं, तुम जग क्यों रही हो? आदित्य जी रात के 1 बजे बज गए हैं, आप आए नहीं थे, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी। आदित्य ने गुस्से से कहा, तुम जानती हो ना काशवी मेरा काम कैसा है, मेरा कोई टाइम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इतनी रात तक जागोगी। तुम्हें अपनी तबीयत के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उसके बावजूद तो कितनी लापरवाही करती हो। काशवी ने कहा, आदित्य जी अगर आप वक्त पर आ गए होते तो मैं आपकी फिक्र नहीं कर रही होती, और ना ही मैं जग रही हूँ। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी आपका घर में इंतजार कर रही है। वो प्रेग्नेंट है, उसे इस वक्त आपकी जरूरत है, और आप हैं कि इतनी देर रात से घर वापस आ रहे हैं, फिक्र नहीं होगी क्या मुझे आपके लिए? आदित्य काशवी की तरफ भी देख रहा था, जिस उसके चेहरे पर इस वक्त अपने लिए फिक्र साफ देख सकता था। आदित्य जी आप चलिए, रूम में चलिए। काशवी आदित्य को रूम में लेकर आती है। आदित्य जाकर बेड में बैठ जाता है और काशवी फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके बगल में बैठ जाती है। आदित्य का हाथ साफ कर रही थी। उसने उसका हाथ साफ करते हुए पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ आपने उससे भी मारा है तो क्यों मारा, क्या मारना जरूरी है? क्या आपको लगता है आपने सही किया उसे मारकर? आदित्य ने कहा, मैंने बिल्कुल सही किया उसे मारकर, अगर मैं उसे नहीं मारता तो उसकी वजह से मैं बर्बाद हो जाता, और सब कुछ बर्बाद हो जाता।
काशवी ने उसका हाथ साफ कर दिया था, उसके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांधती है। उसने आदित्य का थामकर कहा, आदित्य जी, मैं मानती हूँ कि आप जो है जैसे हैं, मैंने आपको उसी रूप में स्वीकार किया है। लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ और उस नाते मेरा फर्ज बनता आपको समझाना, हर एक इंसान की जिंदगी अनमोल होती है। मैं जानती हूँ कि ये काम आपके लिए नया नहीं है। अगर आपने किसी की जान ले ली है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है कहीं आपको कुछ हो ना जाए। आदित्य जी, खून खराबा लोगों की सब जिंदगी और लेता है, किसी को जिंदगी देता नहीं है। काशवी, जब तुमने मुझे अपनाया था तब तुम्हें पता था ना मैं कि मेरा काम क्या है। मेरे लिए लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जो जैसा होगा मैं उसके लिए वैसा ही साबित होऊंगा। मैं कपड़े चेंज कर कर आता हूँ। काशवी हाँ में अपना सर हिलाती है। आदित्य भी उसकी बात मानकर वॉशरूम चला जाता है। एक बड़े से बंगले में एक आदमी, इसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसका ऐसा चेहरा देखकर उसके आसपास खड़े आदमी भी डर रहे थे। एक आदमी हॉल के बीचों बीच रखी लाश को देख रहा था। किसने किया, किसने ली मेरे भाई की जान? वहां खड़े आदित्य प्रताप सिंह ने। आदित्य प्रताप सिंह, तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुमने मेरे भाई की जान ली है ना? अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। एक हफ्ते गुजर गए थे। आज में गायत्री मैंशन में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज मुस्कान और रॉकेट की शादी का दिन था। हॉल के बीच में मंडप सजा था। ममता जी पंडित जी के कहने के अनुसार सारी रस्मों की तैयारियां कर रही थी। पुष्पेंद्र जी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। आदित्य और रेहान रॉकेट के साथ उसके कमरे में थे। वो उसको तैयार करने में उसकी मदद कर रहे थे। रेहान ने कहा, रॉकेट, आज सच में तुम बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है, रोज से ज्यादा। आदित्य ने कहा, और लगेगा भी, क्यों नहीं, आज उसकी शादी है। रॉकेट ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, भाई, मैं बहुत छोटा था जब आप मुझे अपने साथ लाए थे। मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया, मुझे काबिल बनाया और खुद के लिए लड़ने की और दूसरों के लिए लड़ने के लिए ताकत दी। आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। अजगन मुझे मुस्कान में मिली है तो वह भी आपकी वजह से। पहले भी आपने मेरा परिवार पूरा किया था और आज भी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रॉकेट, तू सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा भाई है, जैसे रेहान है। और तुम्हें जो मिला है, मैंने तुम्हें नहीं दिया है, तुमने खुद उसे हासिल किया है, अपने दम पर। और रही बात मुस्कान की, तो एक बात ध्यान रखना, मैं आज तुमसे वही बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने जिंदगी में खुद महसूस की है। रॉकेट, हमारे पास जितने भी रिश्ते होते हैं सभी बहुत अनमोल होते हैं। और हर एक रिश्ते की अपनी जिंदगी में अलग इंपॉर्टेंस होती है। और ऐसे ही पति पत्नी का रिश्ता होता है। जब मुस्कान तेरी लाइफ में आएगी ना, तो तेरी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। क्योंकि बताएं, हम दिन भर का काम करके कितने भी थक हार कर परेशान होकर घर आते हैं तो हमें पता होता है हमारा कोई घर में इंतजार कर रहा है, और वो फीलिंग ही बहुत अलग होती है। जब हम शिबू से एक नजर देख लेते ना, तो दिन भर दी सारी थकान अपने आप ही गायब हो जाती है। और आज के बाद से तुम भी यही सब महसूस करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मुस्कान तुमसे बहुत प्यार करती है और उसकी दिमागी हालत चाहे जैसी हो, पर वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगी। रॉकेट आगे बढ़कर आदित्य को गले लगाता है। रेहान भी रॉकेट की पीठ पर हाथ से रहा था। थैंक यू भाई, मुझे हमेशा एक छोटे भाई की तरह समझाने के लिए। वह आदित्य से दूर हुआ और रेहान की तरफ देखकर कहा, थैंक यू मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए और अपने भाई के जैसा प्यार करने के लिए। रेहाना के बढ़कर उससे गले लगाकर कहते हैं, भाई जैसा नहीं है तू भाई है हमारा। अब चल नीचे, रस्में शुरू होने वाली है। आंटी कितनी बार आवाज देकर गई है हम लोगों को। वो कमरे के बाहर जाने लगते हैं, तभी उन्होंने देखा काशवी दरवाजे पर ही खड़ी है। भाभी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी है और आप कब आई? काशवी अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाते हो कहती, तभी जवाब, तीनों भाई एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। आपके दोनों भाई ने तो अपने हिस्से का फर्ज पूरा कर लिया, अब भाभी की रस्म मुझे ही पूरा करना है। काशवी रॉकेट के पास आती है और उसकी नजर उतारती है। और जैसा कि ममता जी ने उसे बताया था, वह कुछ और उसमें भी पूरी करती है। रेहान का, भाभी अब चले नीचे? हाँ चलिए। रॉकेट और रेहान आगे थे और आदित्य काशवी पीछे। वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काशवी ने आदित्य का हाथ पीछे से थाम लिया। आदित्य पीछे पलट कर देखता है, पर तब तक मैं रॉकेट और रेहान कमरे से बाहर निकल गए थे। आदित्य ने कहा, क्या वह काशवी? आज जब आप रॉकेट भैया को समझा रहे थे, जब उन्हें रिश्तों की अहमियत के बारे में बता रहे थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि एक पत्नी की क्या जगह होती है पति की जिंदगी में,
मेरी क्या जगह है आपकी जिंदगी में? पता है आदित्य जी मुझे कितना प्राउड फील होता है ये सोचकर कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप मुझे अपनी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, काश तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और सच कहूं तो तुम्हारा मेरी जिंदगी में आने के बाद ही मेरी जिंदगी से खालीपन दूर हुआ है। काशवी आगे बढ़कर उसके सीने से लग जाती है और आदित्य भी उसको कसकर थाम लेता है। मुस्कान के कमरे में आशी और दिया मुस्कान को तैयार कर रही थी। मुस्कान आईने में खुद को देखकर कहती है, अरे वाह, आप लोगों ने तो मुझे कितना अच्छा तैयार किया, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। और यह ड्रेस लहंगा मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। आशी ने उसकी चिन पर उंगलियां रखते हुए कहा, कैसे सुंदर नहीं लगोगी, आज तुम्हारी शादी है, तुम दुल्हन हो। दिया ने कहा, मुस्कान तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। काशवी कमरे के अंदर आती है। जब वो मुस्कान को देखती है तो उसे कहती है, तुम्हारे यही सपना था ना कि तुम्हें दुल्हन बनना है और रॉकेट भैया से शादी करनी है। और आज तुम्हारा बस अपना पूरा हो रहा है। और तुम्हारे चेहरे की खुशी तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। मुस्कान ने कहा, थैंक यू काशवी दीदी, आपकी वजह से ही तो मेरी शादी ब्लैक कमांडो से हो रही है। मुझे दुल्हन बनने को भी मिल रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आशी ने कहा, और हमेशा तुम्हारी खुशी ऐसी ही बनी रहे। दिया ने कहा, अब चलो भी नीचे भी चलो, पंडित जी बस बुलाने वाले ही होंगे। काशवी, आशी और दिया मुस्कान को लेकर आते हैं। तुम मुस्कान को लेकर नीचे आ रहे थे। रॉकेट पहले से ही मंडप में बैठा था। उसने मुस्कान को देखा तो उसकी नजर मुस्कान पर ही हटा दे, क्योंकि आज वह बहुत सुंदर लग रही थी। वो लोग उसे रॉकेट के पास लाकर खड़ा करते हैं। मुस्कान ने कहा, ब्लैक कमांडो तुम तो आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। रॉकेट ने कहा, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी बात सुनकर तो मुस्कान और खुश हो जाती है। कुछ देर में रॉकेट और मुस्कान की शादी हो जाती है। मुस्कान आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे पर उसकी खुशी देखी जा सकती थी। रॉकेट और मुस्कान सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सब उसके बाद एंजॉय करने लगते हैं। तेजस आशी के पास आता है। उसने कहा कि मुझे लेट हो रही है, मेरे पास अभी कितना काम है तुम्हें पता है ना, मुझे घर चलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। आशी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ और संभल कर जाना, और घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। तेजस ने आगे बढ़कर उसके माथे को चुनता है और कहता है, कितनी फिक्र करती हो ना तुम, मैं कॉल कर दूंगा। उसके बाद वह भी सबसे मिलकर चला जाता है। सारे मेहमान जा चुके थे और शादी की रस्में भी हो चुकी थी। ममता जी ने मुस्कान और रॉकेट का गृह प्रवेश किया। इस वक्त सब अपने अपने कमरे में थे। काशवी शीशे अपने गहने उतार रही थी और आदित्य वॉशरूम में था। कुछ दिन बाद वो वॉशरूम से चेंज करके बाहर आता है और बाहर बालकनी में चला जाता है। उसके वॉशरूम में आने के बाद काशवी भी वॉशरूम में चेंज करने चली जाती और कुछ देर बाद वो भी वापस आती है। वो बालकनी में आदित्य के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। काशवी अपना सर उसके कंधे पर रख देती है और पूछती है, क्या हुआ आदित्य जी, आप इतने शांत क्यों खड़े हैं? तुम्हारे बारे में सोच रहा था इस वक्त, और क्या ही सोच सकता हूँ। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी किसी से प्यार होगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे प्यार हुआ। काशवी ने कहा, ये इश्क कितनी खूबसूरत चीज है ना आदित्य जी, जिसे नसीब होती है उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। एक अलग एहसास हमें खुद में जकड़ लेता है। कुछ ना होकर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। जिंदगी कितनी आसान लगती है। आदित्य ने दर्द भरी मुस्कुराहट से कहा, ये इश्क इतना आसान नहीं है काशवी, ये आग का दरिया है और इस दरिया को जो भी पार करेगा वो राख बन जाएगा। देखने देखने का नजरिया है आदित्य जी, मेरे लिए तो इश्क वो दरिया है जिसमें डूबकर मैंने आपको खुद के और करीब पाया है, आपको और करीब से महसूस किया है। तुम्हारे लिए ये इश्क कितना आसान है, लेकिन मेरे लिए ये इश्क नहीं आसान, देखो ना। पहली बार प्यार भी जब मुझे ही तुमसे हुआ था, तब भी तो मुझसे नफरत करती थी, तब भी ये आसान नहीं था। क्या कुछ नहीं देखा हम दोनों ने? ऋषभ ने तुम्हें मेरे खिलाफ यूज किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम मेरी कमजोरी थी। मेरी वजह से उसने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई, तब भी इश्क आसान नहीं था। और आज नौबत ये आ गई है कि तुम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हो, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता अपने इश्क को बचाने के लिए। और आज भी सबसे मुश्किल है। काशवी आदित्य का दर्द इस वक्त समझ रही थी, वो महसूस कर सकती थी। उसकी हालत देखकर काशवी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी।
काशवी आगे बढ़कर आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य भी उसकी पीठ पर हाथ रखकर उससे खुद की करीब कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। आज 13 साल बीत गया थे। ममता जी बीच हॉल में खड़ी थी, किसी सोच में डूबी हुई। तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पीछे पलट कर देखती हैं तो दिया खड़ी थी। दिया ने कहा, आंटी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़ी है? आज 13 साल हो गए जब मैंने मेरी बेटी को खोया था। 13 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है जो मैंने मेरी काशवी को आखिरी बार देखा था। दिया ने कहा, आंटी खुद को संभालिए। जिस दुख और दर्द से आप गुजर रही है उसी दुख और दर्द से हम सब गुजर रहे हैं। आपने अगर अपनी बेटी खोई थी तो मैंने अपनी बस फ्रेंड खोई थी जो मेरे लिए बहन से कम नहीं थी। आंटी होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आने वाले कल को तो सुधारा जा सकता है ना। मुस्कान पंडित जी के पास आती है और पूछती है, पंडित जी पूजा के लिए और कोई सामान लाना है? पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, पूजा का सारा सामान है, अब बस पूजा शुरू करनी है। पूजा जिन्हें भी करनी है उन्हें बुलाए। पुष्पेंद्र जी जो वहीं कुछ दूरी पर सोफे पर बैठे थे। पुष्पेंद्र जी ने सीढ़ियों की तरफ देखकर कहा, आ गया हमारा आयरन मैन। उनकी बात सुनकर दिया और ममता जी भी सीढ़ियों की तरफ देखती है। रेहान भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ममता जी ने कहा, आओ बेटा और अपनी जगह पर जाकर बैठो। हर साल की तरह इस साल भी ये पूजा तुम्हें ही करनी है। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। पुष्पेंद्र जी, मुस्कान, दिया, ममता जी, रेहान और घर के सारे सर्वेंट इस वक्त पूजा में मौजूद थे। पंडित जी ने कहा, मृतक की फोटो पर माला चढ़ाए। ये लीजिए दूसरी माला और दूसरी फोटो पर चढ़ाने के लिए। उनके कहते सब दूसरे तस्वीर की तरफ देखने लगते हैं। रेहान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पुष्पेंद्र जी ने भी खुद को संभाला हुआ था क्योंकि उन्हें सबको संभालना था। रेहान ने कहा, बेटा पापा की फोटो पर माला चढ़ाओ। रेहान की बात सुनकर एक बच्चा जिसकी उम्र 13 वर्ष की थी, वो रेहान की तरफ देखता है और फिर पुष्पेंद्र जी की तरफ जो आंखें झपका कर उसे फोटो पर हार चढ़ाने का इशारा करते हैं। ये था आदित्य और काशवी का बेटा विरांश। विरांश अपने सामने रखी दो तस्वीर को देखता है। वो एक नजर काशवी की तस्वीर को देखता है तो एक नजर आदित्य की तस्वीर को देखता है। आज आदित्य और काशवी की बरसी की पूजा थी और वो पूजा विरांश ही कर रहा था। वो आदित्य की फोटो पर माला चढ़ाता है। रॉकेट जो अभी घर के अंदर आया था, रेहान के कान में कहता है, भाई मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं गरीबों को खाना बंटवाने का और अनाथ आश्रम में कुछ देर बाद दान देने के लिए। उसकी बात सुनकर रेहान हाँ में सर हिलाता है। रेहान वीरांश से कहता है, वीरांश, रॉकेट चाचू ने सारे इंतजाम कर दिए हैं, गरीबों में खाना बांटना है और उसके बाद अनाथ आश्रम भी जाना है वहां दान देने के लिए। अब जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ, हमें चलना है। विरांश उसकी बात सुनकर वहां से चला जाता है। पुष्पेंद्र जी कहते हैं, वक्त का पहिया कितनी जल्दी आगे बढ़ता है ना। 13 साल गुजर गए। आदित्य और काशवी को हमने आज के दिन खोया था और देखते ही देखते 13 साल हो गए। विरांश छोटे से इतना बड़ा हो गया। दिया ने कहा, बड़ा तो वो हो गया है लेकिन उसका बचपना कहीं खो गया है। रेहान ने कहा, कैसे रहेगा जिस बच्चे ने छोटी सी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया हो। रॉकेट ने कहा, भाई आज उसके घर में पार्टी है, उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी। रॉकेट की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। मेरे भाई को मारकर वो पार्टी मना रहा है, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, उसकी जिंदगी में नर्क से भी बदतर बना दूंगा। विरांश तैयार होकर नीचे आता है। आज उसने सफेद शर्ट और काला ट्राउजर पहना था। पुष्पेंद्र जी विरांश को अपने पास बुलाते हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा, विरांश आज शाम को हम दोनों को एक पार्टी में जाना है। वहां तुम्हारे माँ बाप का कातिल होगा। आज तुम उसे देखोगे, उसकी तस्वीर अपनी आंखों में बसा लेना। उनकी बात सुनकर रेहान ने कहा, लेकिन काका आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा ना। पुष्पेंद्र जी ने कहा, नहीं रेहान तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारा गुस्सा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है और हम इस टाइम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वार करने का भी सही वक्त होता है। गलत वक्त पर अगर हम वार करेंगे तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकते। रेहान ने कहा, लेकिन काका मुझे जाना है, मुझे उस इंसान को तिल तिल कर तड़प कर मरते हुए देखना है, मैं उसे मारना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी ने कहा, हमने कहा ना रेहान तुम नहीं जाओगे, हम विरांश को अपने साथ लेकर जाएंगे। हम सबसे ज्यादा गुनहगार अगर वो किसी का है तो विरांश का है क्योंकि उस आदमी की वजह से विरांश का बचपना छीना है। रेहान ने काफी के कहा, काका जैसी आपकी मर्जी। रेहान ने विरांश से कहा, देखो इन दो तस्वीरों को।
तुम्हें पता है ना इन्हें मारने वाला कौन है, तुमसे तुम्हारे माँ बाप को छीनने वाला कौन है। वीरांश काशवी और आदित्य की तस्वीर को देख रहा था। उनकी तस्वीर को देखकर कहता है, माँ पापा, मैं आपके कातिलों को इतनी बुरी सजा दूंगा कि कभी भी कोई भी शख्स किसी बच्चे से उसके माँ बाप को दूर करने का सोचेंगे भी नहीं। आप दोनों के कातिलों से मैं बदला लूंगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। रेहान वीरांश के कंधे पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, क्योंकि वीरांश हमें चलना है, देर हो रही है। वीरांश रेहान की बात मानकर उसके साथ चला जाता है। रॉकेट भी उनके साथ चला जाता है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, वीरांश बिल्कुल आदित्य की परछाई है। वही गुस्सा, वही जुनून और आंखों में वही तेज। ममता जी ने कहा, भाई साहब, मुझे वीरांश के लिए बहुत डर लगता है। वह जिस रास्ते में जा रहा है और रास्ता कितना खतरनाक है। एक छोटे से बच्चे का इस रास्ते पर चलना सही है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, बहन जी, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन वह आदित्य का बेटा है। काशवी ने उसे इतनी कठिनाइयों के बाद भी जन्म दिया। वो उनका बेटा है, जिन्होंने कभी हार नहीं माना। शाम का वक्त, पुष्पेंद्र जी और वीरांश एक बड़े से बंगले के सामने खड़े थे। पुष्पेंद्र जी ने इस वक्त अपना हुलिया बदल के रखा था। उन्होंने एक सरदार कर हुलिया अपनाया था। वही वीरांश, उसने जो कपड़े सुबह पहने थे, अभी भी वही कपड़े पहन रखे थे। पुष्पेंद्र जी ने उससे कहा, चलो। वीरांश उनके साथ आगे बढ़ता है। बंगले की मेन रोड पर दो बॉडीगार्ड खड़े थे। वह पुष्पेंद्र जिससे पास दिखाने को कहते हैं। पुष्पेंद्र जी उसे अंदर जाने का पास दिखाते हैं और वीरांश को लेकर अंदर चले जाते हैं। बंगले के अंदर वो बंगला बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ जगमगाती हुई लाइट और गुब्बारे से उस बंगले को सजाया गया था। यहाँ काफी जानी मानी हस्तियां भी आई थी और भी काफी बड़े लोग आए थे। पुष्पेंद्र जी अपनी नजर चारों ओर दौड़ा रहे थे। तभी उनकी नजर एक जगह पर आकर रुक गई और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। वीरांश की अपनी नजर चारों ओर दौड़ा रहा था। उसने पुष्पेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, दादू, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, चलिए ना अंदर। उसने देखा पुष्पेंद्र जी की नजर एक जगह पर टिकी हुई है, उनकी नजरों का पीछा करता है, जहां एक आदमी बच्ची को अपने गोद में उठाकर गोल गोल घूम रहा था। वीरांश ने कहा, क्या हुआ दादू? पुष्पेंद्र जी ने कहा, तुम उस आदमी को देख रहे हो, वही है तुम्हारे माता पिता का कातिल। गौर से देखो इस चेहरे को। ये इस वक्त महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है, रणदीप खंडेलवाल। वीरांश उस आदमी की तरफ देखता है। उसकी देखकर ही वीरांश के चेहरे पर गुस्से के भाव उतर आते हैं। 13 साल की उम्र होने के बावजूद उसका गुस्सा इतनी तेज था कि उसके चेहरे की एक एक नस दिख रही थी। वीरांश ने कहा, मैं आज ही इसे सजा दूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। पुष्पेंद्र जी ने उससे कहा, वीरांश, हमें होशियारी से काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त हम दुश्मन के घर में हैं। हम तुम्हें जैसा कहेंगे तो वैसे ही करना। उन्होंने कहा, तुम यहीं पर खड़े रहो, हम सही पोजीशन लेते हैं। वो वीरांश को वहीं छोड़कर और घर के एक एक कोने को देखने लगते हैं। तभी उन्हें ऊपर की तरफ एक पिलर दिखता है, जहां पर एक आदमी अच्छे से खुद को छुपा सकता था। पुष्पेंद्र जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है और वो ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। वीरांश उन्हें ये सब करते हुए देख रहा था। पुष्पेंद्र जी पिलर के पीछे खड़े हो जाते हैं और वहीं से गन पॉइंट करते हैं। रणदीप इस वक्त कुछ लोगों से बातें कर रहा था जब पुष्पेंद्र जी ने उस पर गोली चलाई। रणदीप उस वक्त वहां से आगे बढ़ रहा था तो निशाना सही नहीं लग पाया और गोली रणदीप के हाथों में लगी। गोली लगने से पार्टी में हड़कंप मच गया और सब लोग भागकर रणदीप की तरफ आते हैं। अंदर जितने भी बॉडीगार्ड थे हैं सब अपनी पोजीशन में आ गए और उनकी नजर ऊपर खड़े पुष्पेंद्र जी पर गई। एक आदमी ने कहा, वो देखो, वो आदमी जिसने रणदीप खंडेलवाल को गोली मारी है। सारे बॉडीगार्ड ऊपर की तरफ देखते हैं जब पुष्पेंद्र जी खड़े थे और वीरांश ये सब देख रहा था। वीरांश ने जब देखा सारे आदमी ऊपर की तरफ से भाग रहे हैं और पुष्पेंद्र जी के पास कोई रास्ता नहीं है, वीरांश वहां से भाग जाता है। वो घर के बाहर आकर कुछ ढूंढ रहा था। वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया, घर की बिजली का मेन स्विच। वो जाकर उसे बंद कर देता है, जिससे बंगले की लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है। और इस वक्त जो आदमी पुष्पेंद्र जी की तरफ भाग रहे थे, अंधेरे की वजह से या तो गिर जाते हैं या तो सही से दिखने की ना वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। अचानक से लाइट जाने से पुष्पेंद्र जी भी हैरान थे। वीरांश वापस आता है और चिड़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। जो आदमी अभी सीढ़ियों पर खड़े थे, वीरांश उन्हें वहां से धक्का दे देता है और सब के सब सीढ़ियों से गिरने लगते हैं।
आह, दर्द से चिल्ला रहे थे। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुष्पेंद्र जी ने कहा, वेल्डन माय बॉय, ऐसे ही हम तुम्हें आदित्य की परछाई नहीं कहते। हमें पता है कि ये तुमने ही किया है। पुष्पेंद्र जी वहां से सबसे बचते बचाते हुए खिड़की से बाहर की तरफ कूद जाते हैं। एक आदमी ने कहा, पकड़ो इस बच्चे को। विरांश सीढ़ियों के ऊपर अपने कदम बढ़ा देता है। विरांश इस वक्त लॉबी में भाग रहा था। तब तक मैं लाइट भी वापस आ गई थी। तभी उसका हाथ एक टेबल में रखे वास से टकरा जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। विरांश वहीं खड़ा हो गया और वो अपने हाथों को सहला रहा था। लेकिन 13 साल की उम्र में भी वो इतना मजबूत हो गया था कि उसकी आंखों से एक आंसू ना निकला। अले आपते हांते तो तू निकल रहा है। विरांश के कानों में आवाज पड़ती है। वो पीछे घूमकर देखता है तो एक लगभग 5 साल की बच्ची पिंक फ्रॉक में खड़ी थी। गोरा सा रंग भरे से गाल, बाल खुले हुए और उसमें टियारा लगाया हुआ था। वो बच्ची विरांश की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। विरांश उस बच्ची को ही देख रहा था। बच्ची विरांश के पास आती है और कहती है, आप तो तिन्ने लोग हो, इतनी तेजी से लगने के बाद भी आप लो नहीं रहे हो। विरांश ने कहा, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इतनी सी चोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अले आप तो तून निकल रहा है और आप कहले हो आप तो लदी नहीं है। आप यह पर ही रुतो। वो बच्ची दौड़कर वहां से चली जाती है और विरांश अभी भी उससे ही देख रहा था। जल्दी करो, देखो उस लड़के को, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही कहीं होगा। विराज के कान में उन आदमियों की आवाज पड़ती है। वो आदमी उसी तरफ आ रहे थे। बंगले में जितने भी बॉडीगार्ड थे सब विरांश को ही ढूंढ रहे थे। वो सब आदमी लॉबी की तरफ आते हैं लेकिन उन्हें विरांश नहीं मिलता। जब उन्होंने विरांश वहां पर भी नहीं मिला तो उन्होंने कहा, ये लड़का चला कहाँ गया है। दूसरे आदमी ने कहा, वक्त मत बर्बाद करो, ढूंढो उसे, यही कहीं होगा। वो आदमी वहां से चले जाते हैं। विरांश जो पिलर के ऊपर चढ़ा हुआ था इसीलिए उन आदमियों की नजर में विरांश नहीं गई। उनके जाने के बाद विरांश सीधे ऊपर से कूद जाता है। जब वो नीचे कूदा था तब भी वो बच्ची उसके सामने खड़ी थी। बच्ची ने अपने सर पर हाथ पीटते हुए कहा, अले आप तिन्ने शैतान हो, आपते हाथ तेतून निकल रहा है लेकिन फिर भी आप ऊपर तल गए। बच्ची के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। फर्स्ट एड बॉक्स को नीचे जमीन पर रखती है और खुद भी जमीन पर बैठकर उसे खोलती है। विरांश अभी भी उस बच्ची को ही देख रहा था। उस बच्ची ने फर्स्ट एड बॉक्स से डिटोल निकालना और कॉटन में उसे डाला। बहुत सारा डेटोल तो उसने फर्श पर ही गिरा दिया था। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने छोटे छोटे हाथों से विरांश का हौंठ पकड़ती है और उसकी चोट से निकल रहे खून को साफ करती है। विरांश ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अले तिन्ने बुद्धू हो आप? मैं आपतो दवा लदा रही हूँ। वलना आपतो दलद होदा ओल आपती तोत बीथीत नहीं होदी। वो बच्ची विरांश का हाथ साफ कर रही थी और साथ ही साथ अपने मुंह से भूख भी मार रही थी। विरांश अपने दोनों घुटने के बल बैठ जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे दर्द नहीं हो रहा। लेकिन आपतो तून तो निकल रहा था ना। मम्मा कहती है, हमें लोदोती हल्क करनी चाहिए। वो बच्ची खून से सनी कॉटन को वहीं पर रखती है और फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाल कर लाती है और विरांश के हाथ में लगाने लगती है। दवा लगाने के बाद उसके हाथ में पट्टी बांधती है। हालांकि वो पट्टी बहुत टाइट नहीं थी, वो बहुत ढीली बांध रही थी। विरांश ने कहा, इतनी छोटी सी हो तुम और मुझे पट्टी बांध रही हो। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? अले मुझे आता है त्योती, मैं बहुत स्मार्ट हूं। विरांश ने उसके सर पर हल्के से मारकर कहा, और तोतली भी। सही से बोल नहीं पा रही हूं लेकिन तुम्हें हेल्प करनी है। विरांश मने कहता है, दादू मेरा इंतजार कर रहे होंगे और पुणे मेरी फिक्र हो रही होगी। विरांश ने बच्ची से कहा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना पता नहीं मुझे तुम्हारी ये तोतली बातें कब तक सुननी पड़ेगी। होते मैं भी मम्मा ते पास जाली हूँ। बच्ची जमीन पर बैठकर सारा सामान फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखती है। बच्ची खड़ी होती है और एक नजर विरांश को देखती है और वहां से दौड़कर चली जाती है। विरांश ने बच्ची से कहा, संभल कर जाओ, गिर जाओगी तुम। उसकी बात सुनकर बच्ची विरांश को पलट कर देखती है और उसे हाथ हिलाकर बाय कहती है। विरांश भी उसे हाथ मिलाकर बाय कहता है और वहां से मुड़कर खिड़की की तरफ आता है। उसने देखा हाइट बहुत ज्यादा है। विरांश दूसरी खिड़की की तरफ आता है। उस खिड़की के पास पाइप लगा था, फिर उसी पाइप के सहारे नीचे उतर जाता है। एक औरत उस बच्ची को पुकारते हुए उसे ढूंढते हुए आ रही थी। अनिका।
अनिका कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ मम्मा। वो औरत अनिका की आवाज सुनकर दौड़कर उसके पास आती है। वो अनिका को गोद में उठाकर कहती है, अनिका बेटा तू ठीक है ना? हाँ मम्मा। बेटा घर में कोई लड़का घुस आया है, उसने तेरे पापा पर हमला किया है, अगर वह तुझे कुछ कर देता तो? तू यहाँ क्यों घूम रही है ऐसे अकेले? मम्मा यहाँ ना बिद बॉय आया था। उत्ते हाथ में तोतल लदी थी तो मैं उन तो दुआई लदा ली थी। उस औरत ने चौंकते हुए कहा, लड़का? कौन सा लड़का? किस लड़के को दवाई लगाया तूने? कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो तेरे पापा पर अटैक कर कर भाग गया? अनिका के पीछे की तरफ देखती है तो वहां पर खून से सनी हुई रुई के टुकड़े पड़े थे और फर्स्ट एड बॉक्स खुला हुआ पड़ा था। हे भगवान अनिका, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है, कि तुझे कुछ किया नहीं। वो अनिका को गोद में लेकर वहां से चली जाती है। पुष्पेंद्र जी बाहर खड़े थे और वो परेशानी से कह रहे थे, ये विरांश कहाँ रह गया? कहीं उन लोगों ने विरांश को कुछ कर तो नहीं दिया? कहीं वो उनके हाथ तो नहीं लग गया? अब बहुत देर हो गई है, मुझे अंदर जाना होगा। वो नीचे झुकते हैं और अपने जूतों में से एक छोटी सी बंदूक निकालते हैं और आगे बढ़े। तभी उन्हें भी विरांश सामने से दौड़कर भागता हुआ नजर आया। पुष्पेंद्र जी भी दौड़कर उसके पास जाते हैं। विरांश बेटा कहाँ रह गया था तूने इतनी देर क्यों लगा दी? जानता है तेरे दादू की जान निकल रही थी। पुष्पेंद्र जी की नजर उसके हाथ में बंदी पट्टी पर जाती है। उन्होंने घबराते हुए पूछा, विरांश तेरे हाथ में चोट लगी है? तूने चोट कैसे लगी और यह पट्टी तुझे किसने बांधी? विरांश ने कहा, दादू घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जानते हैं ना कि मामूली सी चोट थी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुझे अपनी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मेरे आदित्य की अमानत है तू। तुझे मैं किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दे सकता। लेकिन एक बात बता, तू अंदर दुश्मन के घर में था, उन पर वार करने गया था, तो दुश्मन के घर में तेरे हाथ में पट्टी किसने बांधी? विरांश को उस बच्ची बारे में ध्यान आता है। दादू वहां लड़की थी छोटी सी, शायद पार्टी में ही आई थी। उसने ही मुझे ये पट्टी बांधी है, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा था। पुष्पेंद्र जी ने गहरी सांस लेकर कहा, भला हो उस बच्ची का जिसने तेरे हाथ में पट्टी बांध दी, वरना तू तो अपने जख्म को ऐसे ही लेकर घूमता और कभी दवा ना लगाता। दुश्मन के घर में भी कोई मरहम लगाने वाला मिलेगा, सोचा नहीं था। अब घर चल, घर पर सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। विरांश ने कहा, लेकिन दादू उस आदमी का क्या जिसने मेरे माँ पापा को मारा? विजांश, मैंने आज सुबह ही तुम्हारे चाचू को ये समझाया था। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, हर चीज का एक सही वक्त होता है और अभी सही वक्त नहीं था। तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा और फिर तुम्हें उस पर वार करना होगा। तुम अभी यहां से चलो, क्योंकि हम समझ गए हैं शायद ये सही वक्त नहीं है। पुष्पेंद्र जी उसका हाथ थामते हैं, चलो विरांश, और उसे लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और विरांश पीछे पलटकर एक बार बंगले की तरफ देखता है, फिर एक नजर अपने हाथ में बंधी पट्टी की तरफ। पुष्पेंद्र जी विरांश को लेकर वहां से निकल जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।